Good morning, dear students. I hope you all are very good at home. And today we are starting chapter number 7, External Forces Responsible for Changes. In the last chapter, we had discussed about the two types of forces, internal forces and external forces. Internal forces work under the surface of the earth. इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो कि अर्थ के अंदर जो अपना वर्क करते हैं, और एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं. तो एज वी नो द लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ पर जितना भी लैंडफॉर्म है, ओके, दीज आर नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं है. इट इज फाउंड इन द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. हम इसको अलग अलग लैंडफॉर्म्स के रूप में पाते हैं. About the external forces which are responsible for changing of the landform. In the same sequence, at first we will discuss about the weathering. Weathering is a process in which rocks break at its original place. Weathering एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो रॉक्स होती है, if suppose it is a rocks, okay, अगर ये रॉक है तो अगर ये किसी वजह से यहाँ से टूट करके अगर उसी जगह पर यहाँ पर गिर जाती है तो इट इज कॉल्ड वेदरिंग. इसको हम क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे. ओके, तो जस्ट रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स ब्रेक एट इट्स ऑन ओरिजिनल प्लेस. यू कैन अंडरलाइन इट ऑल्सो देयर ऑन द पेज नंबर 59. इन द ब्लू ब्रैकेट द definition is given. Weathering is a local process in which gradation and spill of rocks occur at their original place. सेम हो सके, सेम दोनों डेफिनेशन सेम है. एक तो जो वेदरिंग वाले पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो, और जो आपके ब्लू ब्रैकेट में दे रखी है, दोनों का सेम मीनिंग है. मतलब कि वेदरिंग एक वह लोकल प्रोसेस है जिसमें कि जो चट्टान होती है वह टूट करके अपनी ही जगह पर के अपनी जगह पर जब गिर जाती है टूट करके, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग. एंड द मेन कजेस ऑफ दिस वेदरिंग, इस वेदरिंग के होने के मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो टेम्परेचर, स्नोफॉल एंड हैवी रेन, विंड, ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से वेदरिंग होती है. अबाउट द टाइप्स ऑफ वेदरिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेदरिंग? 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग. फर्स्ट इज physical weathering, second is chemical weathering, and third is biological weathering. Okay, so at first we will discuss about the physical weathering. Due to some natural reasons, when the rocks disintegration into tiny pieces, जब कुछ नेचुरल रीजन की वजह से जो रॉक्स होती है वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके गिर जाती है, बट देयर इज नो चेंजेस इन दिस रॉक्स. लेकिन उस रॉक्स का जो मेन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो फीचर्स होती है, जो उसकी गुणवत्ता जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग. लाइक ड्यू टू द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की वजह से किस तरह से फिजिकल वेदरिंग होती है. ओके, व्हेन द टेम्परेचर्स इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो द रॉक्स एक्सपेंड, रॉक्स होती है वो क्या होती है? एक्सपेंड, मेल्ट, मतलब कि थोड़ी सी बढ़ जाती है. एंड व्हेन द टेम्परेचर्स फॉल, जब टेम्परेचर गिरता है तो जो रॉक्स होती है वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है. तो व्हेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली, जब यह प्रोसेस कंटिन्यूसली होती है तो देयर इज क्रैक्स डेवलप इन दिस रॉक्स. इस रॉक्स में क्या होता है? जगह जगह पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद में फिर यहाँ से टूट करके नीचे गिर जाती है. तो लेकिन उसकी वजह से जब गिर तो जाती है ये रॉक्स, बट देयर इज नो फिजिकल चेंजेस, लेकिन उसका जो फिजिकल उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ना उसकी गुणवत्ता में कोई चेंज आता है और ना ही उसका जो बनावट होती है, मतलब कि उसके टुकड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसके जो फीचर्स होते हैं वो सेम रहते हैं. इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस. फिजिकल टाइप ऑफ वेदरिंग इज केमिकल वेदरिंग. एंड व्हेन ड्यू टू द सम केमिकल चेंजेस these rocks dissolve into water
merge into soil and melt, rustate. तो this is called chemical weathering. मीन्स कुछ रासायनिक क्रिया के कारण जब यही रॉक्स हैं, जो रॉक्स के जो टुकड़े हैं वो जब पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं, टर्न इनटू पाउडर, पूरी तरह से पाउडर में मतलब कि पूरी तरह से उसका बहुत ज़्यादा पाउडर जैसा एक पदार्थ बन जाता है, या फिर वो पूरी तरह से पानी में मिल जाते हैं, जंग खा जाते हैं, तो इस टाइप का जो चेंजेस होता है उसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग. Biological weathering occurs due to the human, animals and vegetation. Okay, vegetation means पेड़ पौधों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा जो वेदरिंग होती है, जो चट्टानों की जो मतलब कि जो कटाई होती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग. वेजिटेशन, हाउ वेजिटेशन व्हेन द रूट्स ऑफ अ ट्री, जब एक ट्री की जो रूट्स होती है, ओके, वो जब डेवलप होती जब, ओके, सपोज ये है और इसके पास में कोई ट्री है, अगर इसकी जो रूट से वो अगर डेवलप होकर के यहाँ तक आती है तो उसकी वजह से इसमें जो क्रैक डेवलप होते हैं ड्यू टू द रूट्स ऑफ अ ट्री. ओके, तो उस तरह से वेजिटेशन के थ्रू होती है. सेकेंड, एनिमल्स. एनिमल्स भी अपने खुद के रहने के लिए जो हॉल बनाते हैं, ओके, तो उसकी वजह से हॉल, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रैट्स, स्नेक्स, वो खुद अपने रहने के लिए जो उनके घर बनते हैं, जो हॉल जो बनते हैं वो. एंड थर्ड टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो खुद बहुत सी बार वेदरिंग करता ही है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, मकान बनाने के लिए या फिर किसी भी तरह की उनको बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, तो उसके लिए जो उनको जो पत्थर चाहिए होंगे, तो वो पत्थर कहाँ से आएंगे, वो ये रॉक्स को काट के ब्रेक्स द रॉक्स. ये जो इंसान होते हैं वो भी इन रॉक्स को की कटाई करते हैं. फॉर फार्मिंग, या तो अपने उनको खेत बनाने में अगर वहाँ पर रॉक्स है तो उन रॉक्स को काट देंगे. फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अगर उनको बनाना है तो बनाने के लिए जो उनको पत्थर चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, और अगर उनको वहाँ पर अगर उस एरिया को अगर क्लीन करना है, एक जैसा समतल करना है, तो भी वहाँ पर उसका रॉक्स की कटाई करेंगे. एंड रोड मेकिंग, कई बार होता है कि जो रोड बनते हैं, लंबे जब रोड बनते हैं तो वहाँ पर बीच में जितनी भी जो भी रॉक्स आती है उन सबको उनको उस रोड को कनेक्ट करने के लिए, उसको सही रास्ता देने के लिए उनको सारे रॉक्स की क्या करनी पड़ती है, कटाई करनी पड़ती है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग. इसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, विच इज डन बाय ह्यूमन, एनिमल्स एंड वेजिटेशन. वेदरिंग की जो प्रोसेस होती है, इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल को बनाने में ये वेदरिंग का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब वेदरिंग होती है तो ये जो चट्टानें होती हैं ये और ज़्यादा टेनी पार्ट्स में क्या होती जाती है, और छोटे मोटे जो कंकड़ों में बढ़ती जाती है, और उसमें से जो सबसे टीनी पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉइल बन जाती है. अबाउट द इरोजन साइकिल. इरोजन मीन्स कटाव, जो सॉइल इरोजन जिसको हम बोलते हैं कि मिट्टी का कटाव किस तरह से होता है. ओके, देयर आर द रिवर्स, विंड एंड ग्लेशियर्स आर द की एजेंट ऑफ द इरोजन साइकिल. इरोजन करने में हवा का, नदियों के पानी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है. व्हेन द हाई लैंड, जब ये वाली जो लैंड एरिया है वो हाई है अगर, ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि वो जो मिट्टी का जो कटाव है वो होता जाएगा, धीरे धीरे ये और ज़्यादा कटती जाएगी. ठीक है, तो ये वेदरिंग हुई एक तरीके से, या फिर इरोजन कुछ कहे तो इसको. फिर उसके बाद जब ये यहाँ से होकर के गई तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन. इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पर ये आकर के क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है. तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ का जो है वो तो लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, और यहाँ पर आकर के जब डिपॉजिट होती जाती है, जमा होती जाती है, तो इस तरह से फिर एक दिन क्या होता है कि ये वाला जो लेवल है वो है द लेवल ऑफ सरफेस विल बी इन बैलेंस. तो इस तरह से जो सरफेस का जो बैलेंस है वो एक जैसा बैलेंस में हो जाएगा, लेवल एक जैसा होता है. टाइप्स ऑफ सरफेस बैलेंसिंग, जो सरफेस बैलेंसिंग है वो 2 टाइप से होता है, स्लो वास्टिंग एंड रैपिड वास्टिंग. स्लो मीन्स एक वो प्रोसेस जिसमें कि धीरे धीरे होता है, और एक रैपिड वास्टिंग. रैपिड वास्टिंग में बहुत तेजी से वो प्रोसेस होती है. द रनिंग वाटर, वी कैन फाइंड रनिंग वाटर इन रिवर. रनिंग वाटर हमको किसमें मिलता है, रिवर के जो फंक्शन होते हैं उसी के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट फंक्शन ऑफ रिवर इज इरोजन. वाटर ऑफ रिवर
रिवर बाय इट्स फोर्स टेक द ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक्स डाउनवर्ड्स विच कम इन इट्स वे। तो इस तरह से जब पानी बहता हुआ आगे बढ़ता है तो इसके रास्ते में जितना भी जो भी ब्रोकन मटेरियल होता है वह सबको अपने साथ बहा करके ले जाता है। दिस मटेरियल्स कम अप इन द वे ऑफ रिवर ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन। तो जो नदी के रास्ते में सब सामान कहाँ से आता है, सारा मटेरियल कहाँ से आता है, जो भी वेदरिंग होती है और इरोजन होता है उस, तो इस तरह से जो नदी होती है वह अपने रास्ते तो इरोजन करती हुई, मतलब कि उसके रास्ते में जितनी भी जो भी मिट्टी, जो भी कंकड़ पत्थर जो भी पड़ेगा वो सबको अपने साथ में बहा करके एक साथ में ले जाती है। सम लैंडफॉर्म्स आर मेड। जब इस तरह से नदी अपने साथ में मिट्टी का कटाव करके ले जाती है तो कुछ लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। एंड एग्जाम्पल आर गोर्ज, वी शेप वैली एंड वाटरफॉल। सेकेंड फंक्शन ऑफ द रिवर इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है कि जब इरोजन जब हुआ, मतलब कि अगर सपोज अगर ये एक जगह थी तो यहाँ पर से जो मटेरियल कट गया, ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में इरोजन की वजह से। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो इरोजन हुआ वो मटेरियल जब बह करके जाएगा आगे तक तो उसको हम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। So, due to this transportation also some landforms made river sweeps material from one place to another। तो इस तरह से रिवर जब मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस पर स्वीप करती है, मतलब कि हटा करके ले जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड फंक्शन इज डिपोजिशन। व्हेन रिवर, ओके, जब कोई मटेरियल यहाँ से इरोजन होगा, वहाँ से कटेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसके बाद वो कहीं पर जाकर तो डिपॉजिट होगा, कहीं पर तो उसका डिपोजिशन होगा ना, कहीं पर तो आकर के वो चीज़ें कहीं पर तो आके रुकेगी। तो द लास्ट जहाँ पर आकर के रुकती है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन कब होता है? व्हेन अ रिवर एंटर्स इनटू प्लेन फ्रॉम हिली एरिया इट्स स्पीड डिक्रीज एज द स्लोप इज़ वेरी माइल्ड। जब इस तरह से जो नदी है वह एंटर्स इनटू प्लेन में आकर के, मतलब कि हिली एरिया से जब वो निकलती है तब तो वो माउंटेन्स वगैरह से, माउंटेन से निकलती है, तो वहाँ से आकर के जब वो प्लेन में आती है तो प्लेन में आने के बाद जब जैसे उसका स्लोप कम हो जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्पीड भी उसकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इट्स कैपेसिटी ऑफ वेट बेयरिंग ऑल्सो डिक्रीज। तो इस तरह से वो जैसे उसका फ्लो कम हुआ, उसका स्पीड कम हुआ, तो उसके साथ में जो बहा कर के साथ में जो ले जाने की जो चीज़ें हैं वो भी स्पीड उसकी, वो भी क्षमता भी, वो कैपेसिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब ऐसे उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो उसके साथ में जो मटेरियल जो नदी में से बह कर के आ रहा था वो मटेरियल धीरे धीरे वहीं पर जहाँ जैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी वहाँ पर वो जमता छूटता हुआ चला जाएगा और पानी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। तो इसी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। द डिपोजिशन एक्टिविटी टेक प्लेस इन प्लेन और लो लाइंग। सो दिस डिपोजिशन फॉर्म एल्यूवियल फेंस, ऑक्सबो लेक, नेचुरल लीवी एंड फ्लड प्लेन्स, डैम एंड प्लेन्स। नाउ वी विल डिस्कस सम फॉर्मेशन विच क्रिएट ड्यू टू द डिपोजिशन। जो नदी के साथ में जो मटेरियल आता है उसकी डिपोजिशन की वजह से कुछ फॉर्मेशन बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें है एल्यूवियल फेंस। ओके, व्हेन द रिवर फ्लोस, जब कोई नदी बहती है, ओके, बहती आती है, तो जब वो किसी माउंटेन से जब ये निकल करके आती है, ओके, तो उसके बाद जो फुटहिल्स होती है, फुटहिल्स मतलब उसके माउंटेन्स के बाद में जो और नीचे जो उसकी पहाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर से आते हुए जब उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और स्लो हो जाता है तो जैसे ही उसका फ्लो स्लो हो जाता है ठीक उसके साथ में जो आया हुआ मटेरियल है वो वहीं पर जमने लगता है और इस तरह से पानी बह करके आगे चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो उसका ढेर लग जाता है उसको हम बोलते हैं एल्यूवियल फेंस। इस ऑक्सबो लेक, ओके, व्हेन अ रिवर एंटर्स इन प्लेन द स्पीड ऑफ रिवर बिकम्स स्लो। जो स्पीड है उसकी वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जब स्लो हो जाती है तो इवन ड्यू टू द स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब एक छोटी सी भी कुछ उसकी उतार चढ़ाव की वजह से या फिर थोड़ी सी भी कुछ रुकावट आने की वजह से ये नदी होती है वो अपना थोड़ा सा क्या कर लेती है, टर्न कर लेती है। और इस तरह से
फिर वो धीरे धीरे वो टर्न होता है, वो क्या होता जाता है और ज़्यादा गहरा होता जाता है। तो ये जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ रह जाता है। ओके, और एट द एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ समय के बाद में फिर वापस से क्या होता है कि वो नदी होती है और जो यहाँ पर का जो भराव होता है उसको काट करके, ओके, तो वो फिर वापस से वो सीधा बहना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी वजह से ये जो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था वो यहाँ की यहाँ भरा हुआ ही रह जाता है, और इस तरह से ये वाली जो पोर्शन बन जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो। थर्ड फॉर्मेशन इज फ्लड प्लेन। ड्यूरिंग द फ्लड, वाटर ऑफ रिवर ओवर एम्बार्कमेंट एंड स्प्रेड वाइडली। जो पानी होता है नदी का, जब बाढ़ आती है तो जो पानी होता है नदी का वो क्या हो जाता है कि स्प्रेड हो जाता है, मतलब चारों तरफ फैल जाता है। एम्बार्कमेंट मतलब अपने किनारों से भी बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। एंड इट डिपॉजिट्स मेनी टीनी पार्टिकल्स, और इसके साथ में बहुत सारी जो टीनी पार्टिकल्स, बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, या फिर उसके अंदर जो मिट्टी होती है, फर्टाइल मिट्टी भी हो सकती है, वो सब सारी मिट्टी होती है वो भी उस पानी के साथ में, क्योंकि फोर्स से आती है तो सब यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, जम जाता है। ओके, व्हेन द फ्लड ओवर, और उसके बाद जब फ्लड खत्म हो जाती है तो एट द साइड्स ऑफ द रिवर दिस सिल्ट एक्यूमुलेट्स एट द साइड्स ऑफ द रिवर्स। तो उस जब व्हेन द फ्लड ओवर, जब फ्लड ओवर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके साथ में आया हुआ जो सिल्ट है, ये जितने भी जो बारीक बारीक जो टीनी पार्टिकल्स या मिट्टी वगैरह जो कुछ है वो सब तो वहीं पर जमा हुआ रह जाता है, और पानी का जो फ्लो है वो क्या होता है वापस कम होकर के इस नदी में आ जाता है। तो इस तरह से ये उसके बाद का बचा हुआ ये जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं फ्लड प्लेन, क्योंकि ये फ्लड से बना हुआ है ये प्लेन, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। इज डेल्टा, व्हेन अ रिवर एंटर्स और जॉइन अ सी और लेक। जब कोई नदी एक समुद्र को या फिर एक लेक को जॉइन करती है तो द फ्लो ऑफ रिवर बिकम्स स्लो, तो उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो जब इफ सपोज इज अ रिवर, अगर ये एक नदी है और वो आकर के यहाँ पर समुद्र में मिल रही है, ओके, तो इसका जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो फ्लो है वो जहाँ जहाँ पर भी इस पानी को रास्ता मिलता है वो वहाँ पर अपने रास्ता बना लेती है। तो इस तरह से वो पानी तो आकर के यहाँ मिल जाता है, और इसके बीच की ये जो जमीन है, ये यहाँ पर बीच का ये जो लैंड एरिया है इसको हम कहते हैं डेल्टा, एंड इट इज इन ट्रायंगुलर शेप। और ये जो डेल्टा होता है वो कौन से शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये जो लैंड, सम रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा एट देयर मीटिंग पॉइंट। जब रिवर सी में मिलने जाती है तो वहाँ पर वो कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो कि डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। ओके, सम रिवर्स बिकम वाइडर एट देयर मीटिंग पॉइंट। उसके मीटिंग पॉइंट पर वो क्या होती है और ज़्यादा वाइडर, मतलब कि और ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, तो उसका पानी इस तरह से यहाँ स्प्रेड हो जाएगा। एंड व्हेन द वेव्स ऑफ दिस सी, और उसके बाद उसका मीटिंग पॉइंट कहाँ पर आकर मिल रही है, सी में मिल रही है, तो द वेव्स ऑफ दिस सी, इस सी की जो लहरें होती हैं वो वहाँ पर जा करके इसके पानी को अपने साथ में लेकर के जब वापस आती है तो दिस इज कॉल्ड स्टूरी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टूरी। डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर यू नो द आइस, ग्लेशियर को हम क्या बोलते हैं, आइस। आइस जो जमी हुई आइस होती है लैंड एरिया पर, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लेशियर, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर एंड वैली ग्लेशियर। When a large land area is covered with a sheet of ice, जब बहुत बड़ा लैंड का एरिया आइस की शीट से पूरी तरह से कवर है तो वो जितना भी एरिया है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। एंड सेकेंड वन इज वैली ग्लेशियर। वैली ग्लेशियर, वैलीज आर फाउंड इन द हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स में जो वैलीज पाई जाती हैं उन वैलीज के यहाँ पर जो आइस जमी हुई रहती है उनको हम बोलते हैं वैली ग्लेशियर। उसको हम क्या बोलते हैं, वैली ग्लेशियर। ओके, इट मेल्ट एंड फॉर्म द स्ट्रीम्स ऑल्सो। यही है जो कि मेल्ट होकर के उसके बाद वहाँ पे से स्ट्रीम मतलब कि झरनों के रूप में फिर बह करके आगे नदियों में भी आती है। दिस इज कॉल्ड वैली ग्लेशियर। लाइक अ रिवर
transportation and deposition. Due to the deposition, the landform made by the glacier deposition is known as moraines. मतलब कि ग्लेशियर्स के साथ में जो मटेरियल्स आता है उसके डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोरेन्स कहते हैं. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोरेन्स. मोरेन्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज लेटरल मोरेन्स, medial moraines and terminal moraines. Lateral moraines, material deposited on either side of the glacier is known as lateral moraine. Okay, when the glacier flows, जब वो बर्फ जमी हुई है, जब वो फ्लो करती है तो उसके साथ में जो मटेरियल आता है वो जब दोनों साइड पर जब जमा हो जाता है तो इट इज कॉल्ड लेटरल. It is called lateral moraines. Medial moraine. When 2 glaciers flow, जब 2 ग्लेशियर फ्लो करते हैं एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ मीटिंग, जब दोनों ग्लेशियर एक जगह पर आकर के मिलते हैं और वहाँ पर उसके द्वारा जो लाया गया मटेरियल जो जमा होता जाता है दैट इज कॉल्ड मेडियल मोरेन. एंड थर्ड वन इज टर्मिनल मोरेन. टर्मिनल मोरेन, when the glacier flows